हे गाइस, वेलकम टू लॉसिफाइड। तो आज आप थंबनेल पे कुछ नया देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ बात हुई है नेट एग्ज़ाम की, जो कि कंडक्ट करवाता है यूजीसी वाया देयर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, दैट इज़ एनटीए। तो आज हम ये नेट की बात क्यों कर रहे हैं? बिकॉज़ कल रात में ये नोटिफिकेशन आया है कि नेट के फॉर्म्स खुल चुके हैं। अब ये नेट एग्ज़ाम क्या है, इसको कौन अपीयर कर सकता है, इसको देने के फ़ायदे क्या हैं, इसको क्वालिफ़ाई करने के क्या फ़ायदे हैं, इसका पेपर कैसा होता है, और आपको देना है ये एग्ज़ाम कि नहीं देना है, और देना है तो सफल कैसे होना है, ये सब बात जानने के लिए लेट्स स्टिक टू द वीडियो टिल द एंड। सो हियर वी गो। तो ये आ चुकी है नोटिस, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 30 अप्रैल इसकी डेट है। तो ये कहता है कि पोर्टल खुल चुका है फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि 2 साइकिल्स का नेट हो रहा है। साल में 2 बार नेट का एग्ज़ाम होता है, बट बिकॉज ऑफ द पैंडमिक ये साइकिल काफ़ी डिसरप्ट हो चुकी है। तो इस साल जो जून में एग्ज़ाम होना वाला है वो 2 साइकिल्स का होगा मर्ज फॉर्म में। तो वो होगी दिसंबर 2021 की साइकिल और दूसरा जून 2022 की साइकिल। ये अक्रॉस ऑल सब्जेक्ट्स होता है, कहने को 82 सब्जेक्ट्स के अक्रॉस होता है, लेकिन हम तो लॉ वाले हैं तो हम तो लॉ को जानेंगे। तो लॉ का कोड होता है 58। तो अगर आप लॉ वाले हैं, आप एलएलएम कर चुके हैं या एलएलएम कर रहे हैं और आप नेट देना चाहते हैं, जुडिशरी दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, नेट देना है नहीं देना है, जो भी है, किसी भी सिचुएशन में अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके लिए ये सब बातें जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का पोर्टल खुल चुका है 30 अप्रैल से, और ये खुला रहेगा 20 मई को सिर्फ और सिर्फ शाम को 5 बजे तक। तो देखिए, ये 12 बजे का टाइम नहीं है, 5 बजे का टाइम है। तो 20 के लिए तो कतई फॉर्म भरना बिल्कुल मत छोड़िएगा, इसको फर्स्ट वीक ऑफ मई में भर के ख़त्म करिए, ठीक है। इसके अलावा फ़ीस सबमिट करने की डेट और पहले की है, ये देखिए 11:50 PM की है। तो मतलब यही है कि 20 से पहले आप अपना फॉर्म पूरा कंप्लीट कर लीजिए। करेक्शन के लिए टाइम मिला है 21 से 23। बाकी जैसे जैसे डेट आएगी और जो जो होगा, एडमिट कार्ड जब जब आएगा हम आपको बता देंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेंटेटिव डेट्स भी। अच्छा, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी में ज़रूरी है कि आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में 55 मार्क्स लाएँ, 55% मार्क्स लाएँ। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एलएलएम। तो अगर आप अपने मास्टर्स में 55% या उससे अधिक मार्क्स लाए हैं, तभी आप ये एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आप अपीयरिंग हैं तो क्या आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं? तो इसका जवाब होगा हाँ। और आपकी जो एंट्री होगी वो होगी प्रोविजनल, सब्जेक्ट टू कि आप ये क्राइटेरिया फुलफ़िल करें कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स लाएंगे, ठीक बात। तो अगर आप एलएलएम कर रहे हैं, जुडिशरी की तैयारी करते करते कर रहे हैं, या सीरियसली एलएलएम कर रहे हैं और यूजीसी मतलब सिर्फ और सिर्फ एलएलएम, सीरियसली तो कर ही रहे होंगे, मतलब सिर्फ और सिर्फ एलएलएम कर रहे हैं, तो भी अगर आप यूजीसी नेट में अपेयर करना चाहते हैं तो ये बातों का ध्यान रखिए। अब आगे बढ़ते हैं एज लिमिट। तो देखिए, नेट के एग्ज़ाम के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, किसी भी उम्र का आदमी नेट का एग्ज़ाम दे सकता है, विच इज़ द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इससे आप क्या बन सकते हैं? असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्वालिफाई होते हैं, और इसके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, कभी भी अपीयर किया जा सकता है। लेकिन जो दूसरी चीज़ होती है JRF, दैट इज़ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिससे आपको पीएचडी करते करते फेलोशिप मिलती है, विच कैन बी फ्रॉम 30,000 टू 40,000 के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन वेरियस अलाउंसेस। तो ये रिसर्च फेलोशिप के लिए क्वालिफाई करने के लिए आपको JRF क्वालिफाई करना होगा, और JRF की एज लिमिट है। तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 30 है, उसके अलावा रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है। ओबीसी के लिए थोड़ी बढ़ी और SC ST के लिए थोड़ी थोड़ी और बढ़ी। तो अब ये दोनों कैटेगरी में क्वालिफाई करने के लिए आपको करना क्या है? तो देखिए, पहले तो समझते हैं पेपर पैटर्न। तो इस पेपर में 2 पार्ट्स होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2।
ये पेपर 1 सारे के सारे सब्जेक्ट्स के लिए, सारे स्ट्रीम्स के लिए सेम होता है, और पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, मतलब जिस सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स किया है उस सब्जेक्ट का ये पेपर होगा। तो हमारे केस में ये पेपर होगा लॉ का, जिसका कोड है 058, है ना। अच्छा, अब इनके मार्क्स कितने हैं? इसमें 50 क्वेश्चन है तो ये 100 मार्क्स का है, हर क्वेश्चन का 2 मार्क्स। और इसमें 100 क्वेश्चन है तो ये है आपका 200 मार्क्स का, हर क्वेश्चन का 2 मार्क्स। तो टोटल पेपर हो गया आपका, टोटल पेपर हो गए आपके 300 मार्क्स का। ठीक है, अब आप 300 मार्क्स में से जितना भी स्कोर करेंगे उसका परसेंटेज निकालेंगे। क्यों? क्योंकि जो कट ऑफ बनता है वो परसेंटेज में बनता है। क्या कट ऑफ होता है, कैसे निकालते हैं, ये सब भी बातें हम डिटेल में करते हैं, पहले आगे समझ लेते हैं। इसके अलावा हाँ, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, तो आप अपने अटेम्प्ट्स बिल्कुल आराम से ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेंटेटिव डेट्स, तो ये देखिए, चूँकि ये 2 साइकिल्स का पेपर है तो आशा है कि ये जून मिड, वैसे तो जून फर्स्ट वीक सेकेंड वीक की बात हो रही थी, बट चूँकि अब इतना लेट थोड़ा फॉर्म आया है तो आई थिंक कि जून मिड से लेके जुलाई मिड के बीच में ये एग्ज़ाम हो जाने चाहिए। इनका ड्यूरेशन होता है 3 आवर्स का, अलग अलग डेट्स पे पढ़ेंगे कैंडिडेट्स के एग्ज़ाम। ठीक, तो जून मिड से जुलाई मिड, तो मोटा मोटी आज से अगर आप देखें तो आपके पास यू हैव जस्ट 40 days टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम, राइट। अच्छा, अब सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? तो देखिए, जितने भी टोटल कैंडिडेट्स देते हैं एग्ज़ाम, है ना, उसमें से जो कि 6% टॉप क्रीम होती है वो क्वालिफाई करती है नेट। ठीक, विच मेक्स यू एलिजिबल टू बी अ असिस्टेंट प्रोफेसर, राइट। और जो 1% क्रीम होती है वो क्वालिफाई करती है JRF। ठीक है, वो क्वालिफाई करती है JRF विच इज़ द जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इसका वैलिडिटी पीरियड भी होता है। ये सब बातें हम एग्ज़ाम के बाद करेंगे जब लोग JRF एक्चुअली क्वालिफाई कर चुके होंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं कट ऑफ ट्रेंड पे। तो देखिए, ट्रेंड समझने के लिए आपको कई साल के एनालिसिस की ज़रूरत होती है, लेकिन मैं यहाँ पे आपके लिए सिर्फ जून 2019 का कट ऑफ लाई हूँ, सो दैट एक आइडिया हो जाए कि किस तरीके से कट ऑफ होते हैं। तो ये लॉ है 58 जिसे आप देख रहे हैं, ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज है, और ये कैंडिडेट्स हैं जो कि हुए हैं क्वालिफाई। तो देखिए, 58% लोग, इधर वाला साइड है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और इधर वाला साइड है JRF के लिए। ठीक है, तो जितने भी लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं उनका 58% से ऊपर स्कोर रहा होगा, यानी 300 मार्क्स में से 58%। ठीक है, 58% ऑफ 300 मार्क्स। ठीक, और अगर आपको JRF क्वालिफाई करना है तो टोटल लोग जो नेट क्वालिफाई किए वो कितने हुए? 509। ठीक है, टोटल लोग जो JRF क्वालिफाई करेंगे वो होते हैं जो 64%, यहाँ पे कट ऑफ जैसे 64% लिखा है, तो 64% ऑफ 300 जो लाए होंगे वो JRF क्वालिफाई करेंगे। तो इस साल में 49 लोगों ने क्वालिफाई किया। ठीक, अच्छा, अब जब हमने इतनी सारी बात कर ली है तो एक आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं, वो है हमारा सिलेबस। तो देखो, जो पेपर 1 है और जो कि जनरल पेपर है, इसका सिलेबस समझते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन। ये 10 चैप्टर्स हैं जो कि डील करते हैं आपके पेपर 1 से। अच्छा, अब पेपर 1 को प्रिपेयर कैसे करना है? पहली बात तो पेपर 1 को प्रिपेयर करने की पहली की है, डोंट अंडर एस्टिमेट। इस पेपर को ज़रा सा भी अंडर एस्टिमेट मत करिए कि आप तो लॉ वाले हैं, लॉ पे फोकस करेंगे तो नेट निकल जाएगा। पेपर 1 ही आपको नेट क्वालिफाई कराता है, पेपर 1 ही आपको JRF क्वालिफाई करवाता है। तो
तो पेपर 1 पे टारगेट बना के रखिए कि 50 सवाल में से आप 35 तो करके ही आए, है ना। 50 सवाल में से 35 तो आपके 35-38 तो सही हों, ऐसा कुछ सोच के चलिए। अच्छा, पेपर 1 को करने का क्या तरीका है, देखिए अगर आप बुक स्टोर्स पे जाएंगे तो पेपर 1 की बहुत तेरी किताबें मिलेंगी। ट्रूमैन, यूनिवर्सल, पेपर 1 चूँकि सब देते हैं, सबके लिए सेम होता है, तो पेपर 1 की बहुत तेरी किताबें मिल जाएंगी। कोई एक किताब उठाइए, प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, और जिनमें थोड़ा गाइडेंस हो इन टॉपिक्स को लेकर वो देखिए। बाकी अगर हमारी आपको कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए, इसमें से किसी भी टॉपिक पे या सब पर थोड़ा थोड़ा जो भी हेल्प चाहिए आप हमें बताइए, वी विल ब्रिंग इट टू यू। अब इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं पेपर 2 का सिलेबस विच इज़ लॉ। तो देखिए पेपर 2 जो कि लॉ है, इसका सिलेबस हम थोड़ा डिटेल लेके आए हैं आपके पास। क्यों लेके आए हैं, क्योंकि ये ज़्यादा मार्क्स का है, ज़्यादा वेटेज का है। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट पार्ट है जूरिस्प्रूडेंस। इसमें भी 10 चैप्टर्स हैं, पेपर 1 में 10 चैप्टर्स, तो इसमें भी 10 चैप्टर्स। चैप्टर्स क्या अपने आप में सब्जेक्ट हैं ये। तो जो जूरिस्प्रूडेंस है उसमें आता है नेचर और सोर्सेज ऑफ लॉ, फिर स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, नेचुरल लॉ स्कूल, और आपका फिलोसफिकल स्कूल, एनालिटिकल स्कूल, सोशियोलॉजिकल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल, इनके मेजर प्रोपोनेंट्स, इन्होंने क्या कहा था, इनकी कुछ सेइंग्स, इनकी पॉपुलर बुक्स, लॉ एंड मोरालिटी का कॉन्सेप्ट, राइट्स एंड ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट। इसमें डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि राइट की क्या डेफिनेशन किसने दी है, लीगल पर्सनालिटी की थ्योरीज, उनके प्रोपोनेंट्स, प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट, ओनरशिप का कॉन्सेप्ट, पोजीशन का कॉन्सेप्ट, पोजीशन के कॉन्सेप्ट में किस प्रोपोनेंट ने क्या कहा, लाइबिलिटी का कंसेप्ट है ना, कि कौन कौन किस किस तरीके से लाइबल होगा, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, मेंस रिया, ये वगैरह, लॉ, पावर्टी एंड डेवलपमेंट, ग्लोबल जस्टिस एंड मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। तो ये है आपका जूरिस्प्रूडेंस का सिलेबस, और जूरिस्प्रूडेंस काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है इस पेपर में। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ तो ज़्यादातर लोगों के टच में होता है, बिकॉज दे आर प्रिपेयरिंग आइदर फॉर जुडिशरी और दे आर परस्यूइंग देयर एग्जाम्स, डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम्स। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ तो फिर भी आप टच में रहते हो, थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पे फोकस करना ज़रूरी है, जैसे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हो गया, जुडिशियल रिव्यू हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव इंपॉर्टेंस हो गई, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हो गई, है ना। तो ये सब कुछ टॉपिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के भी हैं जो कि थोड़े से इंपॉर्टेंट है। अब आए अगर कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वही अपना सारा कॉन्स्टिट्यूशन, टेम्परेरी प्रोविजन, एमरजेंसी प्रोविजन, जुडिशरी, प्रियम्बल, एफआर, डीपीएसपी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, है ना, जुडिशरी। अच्छा, ये लेजिस्लेचर देख के मुझे और एग्जीक्यूटिव देख के याद आया कि मैं अनअकैडमी पे फ्री स्पेशल क्लासेस ले रही हूँ, एंड माय नेम इज़ एडुकेटर श्रद्धा श्रीवास्तव। सो अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ डिटेल में पढ़ना है और उसमें कुछ कुछ एस्पेक्ट्स एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के भी कवर्ड हैं, तो अगर ये आपको डिटेल में पढ़ना है तो क्लासेस वहाँ पे अवेलेबल हैं। अपनी नेक्स्ट क्लास का अपडेट, जो कि लाइव क्लास होती है, उसका अपडेट मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल देती हूँ, तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाइए, सो दैट आपको अपडेट मिलता रहे और आप मिस ना करो। और वो क्लास देखने के लिए आपको क्या करना है कि ऐप को डाउनलोड करना है, कोड यूज़ करना है लॉसिफाइड, एंड देयर यू गो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। फिर आता है PIL, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको पढ़ने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसको पढ़ना ही पड़ेगा। इसको बिना छोड़े तो काम नहीं हो सकता, मतलब इसको बिना पढ़े तो काम हो ही नहीं सकता, नहीं निकलेगा नेट, ठीक। तो इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन, नेचर, बेसिस, सोर्सेज, रिकग्निशन की डॉक्ट्रीन्स, एस्ट्राडा डॉक्ट्रीन वगैरह वगैरह, डीजी और रिकग्निशन, डी फैक्टो रिकग्निशन, एक्सट्रेडिशन, असाइलम के रूल्स, यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गन्स। ओ माय गॉड, इसका इंपॉर्टेंस तो कोई अंडरमाइन कर ही नहीं सकता। जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं यूपी जुडिशरी के लिए भी, उनके लिए भी ये यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेशनैलिटी, इमिग्रेंट्स, रिफ्यूजीज़ एंड IDPs, ये ह्यूमैनिटेरियन लॉ हो गया आपका, WTA हो गया, IHL हो गया, जेनेवा कन्वेंशन हो गया, और आपका ये रोम स्टैट्यूट हो गया, क्रिमिनल कोड हो गया, ये सब इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड जितना भी पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है उससे रिलेटेड बातें आपको पता होनी चाहिए।
फिर आता है लॉ ऑफ क्राइम्स, जिसमें हमारा आईपीसी मेजरली है, प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी, स्टेजेस ऑफ क्राइम, एक्सेप्शंस, जनरल डिफेंसेस यानी offenses against human body, offenses against state and terrorism, offenses against property, offenses against women and children, drug trafficking, counterfeiting, public tranquility, theories and kinds of punishments, compensation of victims, है ना, एक्सेट्रा. फिर आता है लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन. ये भी इम्पोर्टेंट है, स्पेशली कंज्यूमर प्रोटेक्शन हम लोग अक्सर नहीं पढ़ पाते हैं, तो इसको भी ध्यान से देखिएगा. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का कुछ कुछ बातें, कुछ कुछ नोट्स बना के रखिए. उसी तरीके से मोटर व्हीकल एक्ट्स के बना के रखिए, जिसमें नो फॉल्ट लाइबिलिटी हो, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हो, क्लेम्स ट्रिब्यूनल हो, है ना. टॉर्ट के जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं वो भी देखिएगा, रिमोटनेस ऑफ डैमेज, नेग्लिजेंस, न्यूसेंस, ट्रेसपास, डेफमेशन, जनरल डिफेंसेस, टॉर्शियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट. बाकी कॉम्पिटिशन एक्ट के भी प्रोविजंस को ध्यान में रखिएगा. फिर आता है कॉमर्शियल लॉ. कॉमर्शियल लॉ में आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हो गया. स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का एक वीडियो हमारे चैनल पे भी पड़ा है, और एक क्लास, डिटेल्ड क्लास एकदम अनअकैडमी पर भी पड़ी है, तो आप उसको यूज़ करिए तो आपकी हेल्प होगी, ठीक है. पार्टनरशिप और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, कंपनी लॉ की कुछ कुछ मेजर चीज़ें जैसे इनकॉर्पोरेशन, प्रॉस्पेक्टस, शेयर्स एंड डिबेंचर्स. कंपनी लॉ में डायरेक्टर, मीटिंग, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. फिर आता है फैमिली लॉ, जिसमें मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ दोनों का इक्वल वेटेज है. मैरिज, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, स्कूल्स, सोर्स, मेंटेनेंस, दावर, तलाक, यूसीसी, सक्सेशन, इनहेरिटेंस, सब कुछ है इसमें, ठीक है. फिर आता है एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन राइट्स लॉ. तो इसमें तो आप इन्वायरमेंटल जितने भी लेजिस्लेशंस इंपॉर्टेंट हैं वो सब देख लेंगे. एनजीटी के बारे में पढ़िएगा, बिल ऑफ राइट्स के बारे में पढ़िएगा. ह्यूमन राइट्स लॉ की बात कर रहे हैं तो एनएचआरसी, माइनॉरिटी कमीशन, कमीशन फॉर विमेन, कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, बैकवर्ड क्लास, ये सब देखना है, इन सब का क्या काम करने का तरीका है वगैरह वगैरह. फिर आता है आईपीआर और आईटी लॉ. तो ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. आईपीआर की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, जानकारी, पेटेंट की, ट्रेडमार्क की, कॉपीराइट की, जोग्राफिकल इंडिकेशन की, बायोडाइवर्सिटी और ट्रेडिशनल नॉलेज की. इसके अलावा साइबर क्राइम्स, सेइंग आईटी एक्ट जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए. जो लास्ट यूनिट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बात करता है कंपैरेटिव पब्लिक लॉ की. इसका क्या मतलब है कि आप विदेशों का जो लॉ और सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है उसको इंडिया के लॉ और सिस्टम ऑफ गवर्नेंस के लाइट में पढ़ें. इसमें आप उनकी गवर्नमेंट का फॉर्म पढ़ेंगे, जैसे प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है यूएस में, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है हमारे यहाँ, फेडरलिज्म यूएस में कैसा है, कनाडा में कैसा है, इंडिया में कैसा है, रूल ऑफ लॉ क्या प्रोपोनेंट है, सेपरेशन ऑफ पावर इंडिया में किस तरह इम्प्लिसिट है और एक्चुअली में सेपरेशन है कि नहीं है, यूएसए में किस तरह है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल एक्टिविज्म, अकाउंटेबिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट का प्रोसीजर, ओम्बड्समैन, लोकपाल का ऑफिस, है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये सभी कुछ आपको पढ़ना है कंपैरेटिव पब्लिक लॉ में. तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, इसमें हमने आपको यूजीसी नेट लॉ के मद्देनज़र एक होलिस्टिक जानकारी दे दी, जो मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे लॉ वालों को टारगेट करते हुए आपका पेपर 1 और पेपर 2 और सारी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कोई भी रेलेवेंट वीडियो आपको इतना नहीं मिलेगा जितना ये है. तो अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं, एलएलएम कर रहे हैं, कर चुके हैं, नेट देना चाहते हैं, तो ये आपके लिए पूरा ग्रंथ हो गया यूजीसी नेट के बारे में. इसके अलावा आपको कोई भी हेल्प चाहिए हमारी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वी विल हेल्प यू आउट. बाकी ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग, स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग, बाय, टेक केयर. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, एंड जस्ट दैट टेलीग्राम चैनल पे आइए, अपडेट्स मिलती रहेंगी. थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग.